नमस्कार, न्यूज़ 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ मानस श्रीवास्तव। आज हम बात करने जा रहे हैं आगामी लोकसभा चुनाव की। जिस तरीके से ममता बनर्जी और तमाम दूसरे विपक्षी दल इस बात की आशंका जाहिर कर रहे हैं कि चुनाव यानी 2024 में जो चुनाव होने हैं वो समय से पहले हो सकते हैं, और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में क्या स्थिति बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, क्या स्थिति होगी एनडीए की और इंडिया का गठबंधन जो अभी आकार लेने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है, जहां पर अभी भी तमाम विपक्षी दलों को जोड़े जाने की कवायद अभी भी जारी है और एक बैठक भी होने जा रही है जिसमें आगे का एजेंडा तय होना है। तो उसकी स्थिति उत्तर प्रदेश में क्या होगी, इस पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर जो मायावती का स्टैंड है उसको अगर हम उसकी अगर हम विश्लेषण करें तो किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा। तो इन तमाम मुद्दों को आज हम अपने जो पैनलिस्ट हैं उनसे हम डिस्कस करेंगे। तमाम सियासी दलों के जो प्रवक्ता है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। एक-एक कर आप सभी का हम परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ एसएन सिंह साहब हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, फखरुल हसन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ पत्रकार हेमंत तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हिलाल साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जैनेंद्र प्रताप सिंह अरवंशी सुभाषपा के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो चुके हैं। और इसके अलावा करमवीर आजाद जो बहुजन समाज के चिंतक है वो भी इस चर्चा में हमारे साथ भागीदारी करें। लेकिन आज हम शुरुआत करेंगे हेमंत तिवारी जी से। हेमंत जी, जिस तरीके से ममता बनर्जी का बयान आया और जिस तरीके की विपक्ष की तरफ से एक आशंका जाहिर की जा रही है कि लोकसभा के चुनाव जो आम चुनाव होने हैं वो समय से पहले हो सकते हैं। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है, जो मुहिम है, वो 80/80 यानी एक नए इतिहास को रचने की तरफ उसको अपने कदम बढ़ा रही है, उसको लेकर के रणनीति तैयार कर रही है। और इस मिशन को पलटा लगाने के लिए इंडिया का गठबंधन भी पूरी कवायद कर रहा है। ऐसे में अगर समय से पहले लोकसभा के चुनाव होते हैं तो उत्तर प्रदेश में इंडिया बनाम एनडीए की लड़ाई में आप किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं हेमंत जी? देखिए मानस जी, मुझे नहीं लगता दूर दूर तक के समय से पहले चुनाव होंगे। इसकी चर्चाएं कई बार उठी हैं, आशंकाएं व्यक्त की गई हैं। लेकिन एक बात बताइए, जिस सबसे बड़े एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है वो राम मंदिर का है। राम मंदिर का विधिवत शुभारंभ यानी उद्घाटन वो 15 से 24 जनवरी के बीच होना है। तो समय से पहले कब चुनाव हो जाएंगे? पहली बात, मुझे इसमें बहुत ज्यादा बल नजर नहीं आता। दूसरी बात यह है कि ये जो 4 राज्यों के चुनाव हैं विधानसभा के, इस चुनाव के परिणाम भी एक प्रकार से ये उसको देख करके चीजें तय होगी कि चुनाव वक्त पे कराए सरकार या पहले चुनाव के लिए बात करें। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश का आपने जिक्र किया। देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं। और दावे तो सब लोग दावे, अगर उत्तर प्रदेश में ही दावों की बात कर ली जाए तो यूपी में 80 की जगह 400 सीटें रखनी पड़ेंगी। तो 80 सीट का लक्ष्य तो भाजपा ने कहा है, लेकिन भाजपा के लिए बहुत सी स्थितियां अनुकूल है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि इंडिया INDIA इसका उत्तर प्रदेश में कुछ इक्वेशन ही ठीक ठाक नहीं है। मात्र अखिलेश यादव एक बड़े दल हैं जो लीड कर रहे हैं यहाँ इंडिया को। मैं आपसे कई बार बता चुका हूं और आपके ही इसी प्लेटफॉर्म पे मैंने मानस जी कहा था कि मायावती अकेली जाएंगी। मायावती न एनडीए के साथ रहेगी न इंडिया के साथ जाएगी। और जो आशंकाएं मैंने व्यक्त की थी आपसे, आप याद करिए आपके पिछले प्रोग्राम में, उसमें यही था कि मायावती आज, और मायावती ने आज इसको बड़ा क्लियर कर दिया। मायावती ने सीधे सीधे कह दिया कि किसी के साथ नहीं जाएगा। और एक बात जो सबसे ज्यादा उनके ऊपर जिस बात को लेकर इल्जाम लगते हैं कि भाजपा का बगलगीर होना, हालांकि ये बात तो कई मौकों पे साबित भी हुई है, उस पर भी उन्होंने बड़ा सीधा सीधा आज कह दिया है। आपने देखा होगा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। उनका कहना है कि अगर ये जो सब चाहते हैं कि बसपा से गठबंधन करें, सब आतुर रहते हैं, लेकिन जब बसपा ऐसा नहीं करती है तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह कहने लगते हैं कि ये तो भाजपा की वकीलगीर है। और एक बात कहा उन्होंने कि इनसे अगर हम अलायंस करें तो सेकुलर
और न करे तो भाजपा ही। मतलब उन एक बड़ी आशंका, और इस आशंका का बहुत बड़ा प्रभाव उत्तर प्रदेश की राजनीति में व्यवहारिक तौर पर पड़ता है। ध्यान रखिएगा, 2022 का आपने असेंबली इलेक्शन देखा। 2022 के असेंबली इलेक्शन में बहुत अच्छे खासे मुस्लिम कैंडिडेट उतारने के बावजूद मायावती को कोई सफलता नहीं मिली। हाँ, इसका फर्क जरूर पड़ा अखिलेश यादव पर। अखिलेश यादव कम से कम 48 से 52 सीटें ऐसी हारे हैं जहां बसपा का कैंडिडेट ठीक ठाक सा लड़ गया और हार गए, भाजपा जीत गई। अगर ऐसा नहीं होता 2022 में, तो मुझे लगता है कि जो 111 का अखिलेश का अपना स्कोर है, ये इतना नहीं रहता और 150 160 तक जा सकता था। तो भारतीय जनता पार्टी को व्यवहारिक रूप से लाभ हुआ, इसमें कोई शक नहीं। आप मेयर के चुनाव हुए उसमें देख लीजिए, सर्वाधिक स्थानों पर मुस्लिम कैंडिडेट उतार दिए, भाजपा हर जगह जीत गई। तो अब जो जिस चीज की आशंका थी वास्तव में कि मायावती का क्या स्टैंड रहेगा, मायावती ने आज जो बात ट्वीट करके कही है, यह बात अभी हफ्ते भर पहले अपने कोऑर्डिनेटर्स और पार्टी नेताओं की बैठक में कह चुकी है। हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, हम अकेले लड़ेंगे। और अकेले लड़ने के पीछे उनका एक बहुत बड़ा लॉजिक है जो मेरे समझ में आता है कि अपना जो कुछ 12-14% वोट बचा हुआ है, जो उनका अपना काडर वोट है, उसको किसी तरीके से बचाए रखना, सिक्योर रखना, इंटैक्ट करके उसको सिक्योर रखना, क्योंकि अब उस पर भी खतरा आ रहा और खतरा भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा आ रहा है। 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में दलितों के मत ठीक ठाक मिलने शुरू हो गए, और जब से केंद्रीय योजनाएं और लाभकारी कल्याणकारी योजनाएं शुरू हुई, तब से आपने देखा होगा और ज्यादा आकर्षण बढ़ा भारतीय जनता पार्टी के प्रति। तो आज की तिथि में भारतीय जनता पार्टी बड़ी मेजर प्लेयर है, और मायावती का अकेले जाना, सुनिएगा मानस जी, यह भारतीय जनता पार्टी का जो सेट टारगेट है, उसको उसके टारगेट के बहुत नजदीक पहुंचाने वाला यह फैसला है। देखिएगा, मायावती ने उनको भाजपा का जिक्र करने की क्या जरूरत। हेमंत भाई जी बिल्कुल, आपने हेमंत भाई एकदम सही बात कही, क्योंकि आज समाजवादी पार्टी की तरफ से भी यह बयान आया कि मायावती इसीलिए इंडिया के गठबंधन में शामिल नहीं होना चाहती, क्योंकि उससे थोड़ी देर पहले मोहसिन रजा ने कहा कि वो एनडीए में आके हम ऑफर दे रहे। चलिए, एसएन सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बात और भी इस बीच में हुई कि, नमस्कार सर, इंडिया गठबंधन की बैठक से ठीक पहले मुंबई में महाविकास अघाड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। वो कह रहे हैं कि 9 साल से बीजेपी को बहनों की याद नहीं आई, हमारी विचारधारा अलग है लेकिन हमारा मकसद एक है, हमारी वजह से सिलेंडर के दाम घट गए, ऐसी तमाम बातें कही जा रही हैं। तो महाविकास अघाड़ी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि शायद वो इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद होगी, लेकिन वो पहले ही सारा क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। एसएन सिंह साहब, आपको क्या लगता है कि जो महाविकास अघाड़ी है या इंडिया का गठबंधन, जो उसके तमाम दूसरे घटक दल अलग अलग राज्यों में जो है, उसमें कुछ आपसी तकरार भी है, वो आपको लगता है कि एक ऐसा पॉइंट होगा कि वो आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है? एसएन सिंह साहब, देखिए मानस जी, एक कहावत है कि कोई पश्चिमों पर चलता कोई पश्चिम बनाता है, बस वही सूरमा वीर पुरुष दुनिया में पूजा जाता है। भारतीय जनता पार्टी कौन क्या कर रहा है इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। भारतीय जनता पार्टी ने जो 9 साल में अंत्योदय की परिकल्पना को पूरा किया, निश्चित तौर पे उसका प्रभाव पड़ने जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की पुनः केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। आपने कहा, देखिए भाई, विखंडन तो पहले से ही था। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राजस्थान में अलग से चुनाव लड़ेंगे। पश्चिम बंगाल में जब जा रहे हैं तो लेफ्ट कह रहा है कि टीएमसी को तय कर लेना होगा कि हमारे साथ जाएंगे कि किसी और के साथ में जाएंगे। आज एक बहुत बड़ा वहां पे पोस्टर लगा, उसमें पता चला कि पोस्टर से आम आदमी पार्टी के नेता ही गायब हो गए। और सबसे बड़ी बात देख लीजिए, इस गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा, वो कप्तान ही नहीं तय हो पा रहा। और भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए अलायंस है, वो तय है पहले से ही कि मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो निश्चित तौर पे हम ऐसे बिखरे विपक्ष, ऐसे भ्रष्टाचारी विपक्ष जो सिर्फ सीमित अपने मकसद के लिए, भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए एक हुए। मानस जी, एक कहावत गांव में कही जाती है, हेमंत जी बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम लोगों भी जब पत्रकारिता करते थे हम लोग से वरिष्ठ,
वो कहा जाता था कि जो जो चोर होते हैं वो बड़े तन मन धन से, सब लोग बड़ी मेहनत करके और उस माल को लूटते हैं, लेकिन माल के बंटवारे को लेकर ही लड़ाई होती है। थोड़ा धैर्य रखा जाए, क्या एसएन सिंह, क्या मानस जी, क्या हेमंत जी, सब सामने आ जाएगा कि जो चोरों की लड़ाई है वो माल के बंटवारे को लेके होगा। बयानबाजी सुन लीजिए, 370 पुनः ले आएंगे, पीडीपी शामिल हो गई। राक्षस कहने वाले जनता को कांग्रेस इसमें शामिल हो गया, और हिंदू धर्म ही नहीं है, मतलब हिंदू धर्म भारत में नहीं है, अगर है भी तो हम समाप्त कर देंगे, ऐसी समाजवादी पार्टी भी शामिल होगी। तो ये सब तो देख रहे हैं भारत के लोग ना, भारत के लोग समझ रहे हैं कि भैया ये लोग आ जाएंगे तो पहले जैसे एक धर्म के लिए नसबंदी कानून चलाते थे वैसे ही कोई ऐसा कानून चलाएंगे, हिंदू धर्म नहीं रहेगा। तो निश्चित तौर पे देवभूमि, पुण्य भूमि, भारत भूमि जो सबकी भूमि है, मुझे लगता है ऐसे लोगों को नहीं अपनाएगी, और ऐसे लोगों को जरूर अपनाएगी जो कश्मीर से लेकर और चंद्रमा तक भारत के ध्वज का मान सम्मान बढ़ाने का कार्य कर। लेकिन ऐसे आम आदमी पार्टी के लोग भी इसमें शामिल हैं जो भारत के झंडे को पैरों से कुचलवाते हैं और एक बयान नहीं देते हैं तिरंगा के प्रति। ये सब देश की जनता देख रही है। अच्छी बात है, आप प्रधानमंत्री जी को गाली दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को गाली दीजिए, लेकिन देश और प्रदेश की जनता देख रही है। एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसने वाले, एक दूसरे को गाली देने वाले, 350 पेज के रिपोर्ट कार्ड को थाने में प्रस्तुत करने वाले आम आदमी पार्टी किन कारणों से आज कांग्रेस से हाथ मिला। सब लोग देख रहे हैं कि वो चारा घोटाला, पता नहीं मोटरसाइकिल स्कूटर किस किस पर लेकर जो लाद कर भाग गए, आज वो भी उसमें शामिल हो गए। ये के जिनकी 0 सीटें हैं, आम आदमी पार्टी की 0 सीटें हैं, ये सभी लोग मिलकर मोदी जी को हराने के लिए एक हो रहे हैं। भैया ये पूछा जा रहा है कि आपकी नीति क्या है, आपकी नियति क्या है, आपका नेता क्या है, आपका जनाधार क्या है? कुछ नहीं, बस मोदी जी को हटाए। किस बेस पे मोदी जी को हटाएंगे? आप लोगों की सरकारें रही, समाजवादी पार्टी ने मदद करके सरकार बनाई थी केंद्र में। हेमंत जी जानते हैं कौन मना किया था कि आप गरीबों को आवास मत दीजिए? 4 करोड़ गरीबों को आवास भारतीय जनता पार्टी दे रही है, बिजली देने का कार्य कर रही है, पानी, सड़क, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य की योजनाएं ले आ रही है, अंत्योदय की परिकल्पना को पूरा करिए। बॉर्डर पे 25 बड़े कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट चल रहा है। उत्तर प्रदेश की पहचान देखिए, रैपिड रेल वाला उत्तर प्रदेश कहा जा रहा है, डिफेंस कॉरिडोर वाला उत्तर प्रदेश कहा जा रहा है, सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला उत्तर प्रदेश कहा रहा है, और बाबा के बुलडोजर मॉडल वाला उत्तर प्रदेश कहा जा रहा है। मैं तो चुनौती देकर पूछता हूँ, इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं, कोई बता दे कि इन लोगों की सरकारें जिन प्रदेशों में है किस मॉडल पर ये चुनाव लड़ेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी गुजरात मॉडल लेकर आई थी, विकास मॉडल को लेकर आई थी, राष्ट्रवाद के मॉडल को लेकर आई थी, और पुनः उसी विकास मॉडल, राष्ट्रवाद के मॉडल को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे, अलग जगाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। फखरुल हसन साहब, ये तो वही बात हुई कि अभी मंच सज भी नहीं पाया था, और जो आपके सेनापति थे एक एक करके अलग अलग तलवार लेके मैदान में उतर रहे। महाविकास आघाड़ी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताने की कोशिश की कि जो कुछ भी आज बीजेपी कर रही है, या जो भी उसने कल सिलेंडर के दाम घटाए वो उसकी वजह से घटाए, जो आज बीजेपी बैकफुट पर जा रही है उसकी वजह महाविकास आघाड़ी है। समाजवादी पार्टी तो महाविकास आघाड़ी में शामिल नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में मोर्चा तो संभाले हुए। तो आपको लगता नहीं कि ये जल्दबाजी है या बिखराव की का एक संकेत है कि हर सियासी दल या जो क्षेत्रीय गठबंधन है वो ये चाहते हैं कि जो क्रेडिट है वो उनको मिले? देखिए मानस जी, बहुत सी बातें हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने भी कही, आपने भी सवाल उठाया। मैं चाहता हूं मैं सबका एक एक करके जवाब दे देता हूं। देखिए, जब इंडिया गठबंधन बना तब इस पे ये तय हो गया था कि जो जिस प्रदेश में मजबूत है उसके साथ खड़े होके इंडिया गठबंधन के दूसरे सहयोगी लड़ेंगे। जहां तक हमारे एसएन सिंह साहब की बात है, कप्तान कौन है, भ्रष्टाचारी, जातिवादी, परिवारवादी, जो इनके जुमले हैं, भाई मेरा हम तो कप्तान हमारे पास बहुत से हैं, जो चाहिए वो कप्तान जिस जहां चाहिए। उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी कप्तान है, बंगाल में ममता बनर्जी कप्तान है, हमारे पास तो बहुत से कप्तान। आपके पास कहाँ कप्तान है? आपके पास तो 2 ही गुजरात के कप्तान है, उन्हीं के नेतृत्व में लड़ना है। जरा अलग से कोई प्रदेश से कोई और कप्तान का नाम भी लेके देखिए अगर हिम्मत हो तो। और आपने कहा कि माल का बंटवारा, लूट का बंटवारा, 100 महीने आपने जनता की उनकी गाढ़ी कमाई का
₹1150 में सिलेंडर बेचने का काम किया। और जब चुनाव नजदीक आया, ₹200 कम कर दिया। और आपने कहा उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े काम हो रहे, बिजली की बात की, पावर, भले आपने बिजली घर नहीं बनाया हो कहीं, लेकिन आज के न्यूज़पेपर की बड़ी बड़ी खबर थी कि उत्तर प्रदेश में बिजली महंगी होने जा रही है। ₹200 आप एक तरफ से कम करते हो गैस के सिलेंडर में, दूसरे तरफ से वसूलने की तैयारी आप पूरी कर देते हो कि इधर की भरपाई उधर से कर लेंगे। तो जनता आपके इस छलावे में आने वाली नहीं है। और आप पूछते हो कप्तान कौन है? और आपने मायावती जी की बात की कि आदरणीय मायावती जी चुनाव अलग हैं, तो हम तो कहेंगे कि देखिए, हर पार्टी को अपने संगठन के विस्तार के अपने चुनाव लड़ने का अधिकार है। और अभी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान का चुनाव नजदीक है और आदरणीय मायावती जी, उनका दल अपना विस्तार करना चाहता है, वो उस प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता है। इसलिए जब विधानसभा चुनाव कंप्लीट हो जाएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का पूरा हो जाएगा, तब हम इस सवाल पे जवाब देंगे कि आदरणीय मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी और या नहीं होंगी। इसलिए ये सवाल जो अभी आज आप मायावती जी पे पूछ रहे हैं, वो बहुत जल्दबाजी में है। और दूसरे की हमारे साथी बहुत सी बातें उन्होंने कही, भ्रष्टाचार पे कही। अरे शिवराज जी के प्रदेश में जो भ्रष्टाचार मतलब व्यापम घोटाला, आप भूल गए। आसाम में आपने किसको मुख्यमंत्री बना रखा है? कर्नाटक के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनपे क्या भ्रष्टाचार के आरोप थे? और आप तो भ्रष्टाचार की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लूट की बातें करते हैं, बंटवारे की बातें करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुंह से अब ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती। आप जब जात की बात करते हैं तो जातवादी पार्टियों को आपने अपने गठबंधन में शामिल कर लिया है। जब आप परिवारवाद की बात करते हो तो पूरा परिवारवाद के एक आपके साथी हमारे इस पैनल पे ही बैठे हुए हैं, उनकी भी पार्टी जातवाद के नाम पे है, परिवारवाद के, लेकिन आपके साथ है। क्यों? क्योंकि आप अवसरवादी हैं। और आपने जब कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयान पे कहा, तो आज तो आप स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयान पे बड़ी बातें कर रहे हैं। आपने तो तब भी बड़ी बातें की थी जब संसद में हमारे पूर्व साथी नरेश अग्रवाल जी ने खड़े होकर बयान दिया था। और जब आपको मौका मिला, आपको अवसर मिला कि अरे हरदोई के बड़े नेता हैं, उनसे हमें राजनीतिक लाभ हो जाएगा, आपने दिल्ली वालों ने, उत्तर प्रदेश वालों ने बाहें खोल के नरेश अग्रवाल जी का स्वागत किया। उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम माता सीता के लिए क्या बयान दिया था? कभी माफी मांगी, कभी आपने सवाल पूछने की हिम्मत उठाई? आप इतने बड़े भक्त बनते, कभी हिम्मत है आपने सवाल पूछ लीजिए। और एक और आपके जातिवादी परिवारवादी पार्टी के सदस्य आपके संजय निषाद जी, वो भी आपके साथी हैं। अभी भगवान राम पे उन्होंने क्या बयान दिया था? हिम्मत है आपने उनपे सवाल उठाने की, सवाल पूछने की? आप मजहब की बात करते हो, आप धर्म की बात करते हो। आपको अगर अवसर मिलेगा, आपको राजनीतिक लाभ होगा, आप किसी को भी गले लगा लोगे, फिर वो उसने कोई बयान दिया हो, कोई कर्म किया हो, कोई भ्रष्टाचार किया हो, कोई पाप किया हो। आप तो पापियों को भी छोड़ने का काम कर रहे हो, बलात्कारियों को रिहा कर रहे हो, बलात्कारियों की सजा माफ कर रहे हो, हत्यारों को छोड़ने का काम कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको राजनीतिक लाभ है, आप राजनीतिक लाभ लेना चाहते हो, अवसरवादी लोग हो। आपको अवसर मिलेगा, आप किसी भी कीमत पे, आपको सत्ता चाहिए, वो कीमत भले हत्यारों को छोड़ने की हो, बलात्कारियों को छोड़ने की हो। मानस जी, मैं जैसे बात एक मिनट मानस जी, मैं बोल के मुझे न्यूज 18 जाना है, मैं 10 सेकंड जवाब दूंगा फिर चला जाऊंगा, फिर हेमंत जी आप बोलते रहेंगे। मानस जी, मैं 10 सेकंड बोलूंगा, मुझे 8:40 पे निकल जाऊंगा, न्यूज 18 जाना। देखिए, फखरुल जी ने बहुत अच्छी बात कही। मैं काले नमक के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा, क्योंकि बहुत वरिष्ठ लोग बैठे हैं यहाँ पे, हो सकता है कि वो सब चीजों को जानते हैं कि कौन बदलता है देखकर मौसम के हिसाब से। तो मैं शुरुआत करता हूँ आदरणीय स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी। अजीत सिंह साहब को मुख्यमंत्री बनना था, बीपी सिंह साहब उत्तर प्रदेश भेजते हैं, देवीलाल जी को पर्यवेक्षक बना के भेजते हैं, लेकिन डीपी यादव और कुछ लोग जो जन्नत सिधार गए अभी फिलहाल बदमाश प्रयागराज और कहां से 250-300 असलहे लेकर और उनके साथ सरकार बना लेने का कार्य करते हैं। धोखा कौन देता है? चंद्रशेखर जी को ये हेमंत जी अच्छे तरीके से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, मायावती के साथ सरकार बनाते हैं और गेस्ट हाउस जैसा ऐसा कांड होता है कि उत्तर प्रदेश में आज भी शर्म से आंखें झुक जाती है। उसके बाद बहन मायावती जी के, ममता जी के साथ, जिसके साथ अभी हाल फिलहाल में ये चर्चे में है, उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं दिल्ली में, और दूसरे दिन जो है उसी माल को लेकर और फिर कांग्रेस का समर्थन कर देते हैं। ये बताना इनको जरूरी था कि चाल चरित्र और चेहरा सब लोग समाजवादी पार्टी का जानते हैं कि सोनिया जी को जब प्रधानमंत्री बनने की बात आई तो विदेशी मूल की बात करके वो चले जाते हैं।
सब लोग ये देखे हैं और जानते समझते हैं। मानस जी, एक ऐसी समाजवादी पार्टी जो देश में भी एक आध सीटें पा जाती थी, मोहन सिंह, जनेश्वर मिश्रा और बहुत सारे लोगों को जोड़कर, लेकिन उस सिमटती समाजवादी पार्टी जब बढ़ते परिवार में बढ़ गई तो निश्चित तौर पे वो सिमट गई और परिवार की पार्टी बन गई। हालात ये हो गया कि आज देश तो छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश की जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है उसमें कहावत है 3 में न 13 में 3 सीटें पाए हुए हैं। 0 सीट वाले आम आदमी पार्टी से गठबंधन कर रहे हैं, 0 सीट वाले आरजेडी से गठबंधन कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को हराने चल रहे। इन्होंने धर्म की बात, जाति की बात और गाली देने की बात कही, तो मैं कहूंगा स्वयं अखिलेश यादव जी कहते हैं हिंदू लोग कहीं भी पत्थर रखकर पूजने लगते। मैं कहता हूं आदरणीय मेरे मित्र प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आप अखिलेश यादव जी को समझाइए सिर्फ हिंदुओं को क्यों कहते हैं। धर्म में आस्था किसी भी तरीके से रखा जा सकता है। साधु सन्यासियों चिरंजीवी होते हैं, काशी में लोग अंतिम समय में जाते हैं, सुंदरकांड को अश्लीलता से जोड़ दीजिए, रामायण को जला दीजिए, हिंदू धर्म है ही नहीं। ये सब जब कहेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कहती, ये आप कहते हैं, तो ये सब बात उठेगी ना कि आप ऐसा क्यों करते हैं। तीसरा, आपने कहा हमारे साथी जो हमारे साथ हैं, किसी भी तरीके से अगर वो भगवान को कुछ भी कहे होंगे तो आप जानिए, ये बता देना चाहता हूं आपको, एक ऐसी विचारधारा वाली पार्टी 370 पे जेडीयू, राम जन्मभूमि पे जेडीयू की विचारधारा हमसे मेल नहीं खाती थी। हेमंत जी से पूछ लीजिए, तो भी हमने अपनी विचारधारा में परिवर्तन नहीं लिया। भारतीय जनता पार्टी का जो विद्यालय है, जो विश्वविद्यालय है, जिसमें सभी धर्म संस्कृति की पढ़ाई होती है, आपको वहां रहना है तो उसी हिसाब से रहना होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की पाठशाला है, ये समाजवादी पार्टी की पाठशाला नहीं है कि पिताजी को धक्का मार के भगा देते हैं, चाचा को निकाल देते हैं, मोहन सिंह को गाली दे देते हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य पे एक शब्द नहीं बोलते हैं। अरे आप बोल दीजिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भी बोल दीजिए। स्वामी प्रसाद, देखिए मैं तो बीच में, मैं तो कहा आप नरेश अग्रवाल जी को भी कह दीजिए, आप नरेश अग्रवाल जी को कह दीजिए कि वो भारतीय जनता पार्टी में रहते, कोई बयान दे दे। मैं तो कह रहा हूँ, देखिए मानस जी, मैं किसी के बीच में बोलता नहीं। मानस जी मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूँ, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ, मानस जी मैं कह रहा हूँ, इनसे कहिए कि वो कोई भी मेरी पार्टी का, उनसे कह दें कि वो एक बार हमारी पार्टी में रहते हुए कुछ कह दे और हम उसके ऊपर कार्रवाई न करें। लेकिन इनकी पार्टी में रहते हुए हिंदू धर्म कहा जा रहा है, हिंदू धर्म ही नहीं, इसका जवाब दे देंगे। और आने वाले समय में दिनेश शर्मा पे आपने क्या कार्रवाई की, नरेश अग्रवाल पे क्या कार्रवाई की, संजय निषाद पे क्या कार्रवाई की? और जब आप कहते हैं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि कहीं भी पत्थर रख दो, उसकी पूजा कर दो, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सनातन धर्म की महानता को बताया था कि हमारा धर्म कितना सरल है। लेकिन क्यों? क्योंकि आपसे हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि वो सनातन धर्म को मानते हैं नहीं मानते, वो किस तरीके से मानते, ये आपसे सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी से नहीं चाहिए। और आपने कहा कि नेताजी से आपने शुरू किया, हम तो पूछना चाहते हैं, शिवसेना तो आपकी बहुत पुरानी साथी थी, उसकी पार्टी के साथ आपने क्या करने का काम किया, ये सब जानते हैं। बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार को, उनकी सरकार को गिराने का, उनकी दल को तोड़ने का जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया, वो सब किसी से छुपा हुआ नहीं है। झारखंड की सरकार को गिराने का जो आपने प्रयास किया, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र चेहरा वो सब लोग जानते हैं। और कम से कम धर्म के नाम पे हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है और भारतीय जनता पार्टी अवसरवादी है। उसको कोई भी व्यक्ति चाहिए जिसने कोई भी बयान दिया हो, कोई भी भ्रष्टाचार किया हो, कोई भी बात किया हो, वो उनको अपने साथ ले लेगी अगर उनको मौका मिलेगा। फखरुल भाई, हिलाल भाई भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं और अरवंशी जी भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं और करमवीर आजाद जी भी हमारे साथ मौजूद। हिलाल भाई बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। हिलाल भाई जी बहुत बहुत शुक्रिया। मायावती ने तो सिरे से खारिज कर दिया आप लोगों के प्रस्ताव को, लगता है कि जी मानस देखिए, जी मानस जी मानस जी देखिए, वो उनकी अपनी सियासत है, वो किस तरह से सोचती हैं, वो किस तरह से अपने दल को जो है वो आगे बढ़ाना चाहती है, ये निश्चित रूप से उनका अपना निर्णय है। और रही बात इंडिया दल में आने की, उसका तो उनको ऐसा लगता है कि वो शायद अगर इंडिया दल में आएंगी तो उससे उनको वो लाभ नहीं प्राप्त होगा जो कि उसके खिलाफ खड़े होकर के उनको प्राप्त होगा। लाभ की राजनीति में और वोटों की सियासत में बड़ा अंतर है। तो जब कभी भी लाभ की राजनीति शुरू हो जाती है तो निश्चित रूप से
फिर जनता, जनतंत्र, वोट, ये जो है ये इतने ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रह जाते। हम कितना जीते कितना हारे वो भी हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता है। अब मायावती जी का अपना फैसला है, वो अपने फैसले पे विचार करेंगी। हो सकता है उनको ये समझ में आए कि जो एक महान व्यक्तित्व काशीराम जी, जिन्होंने इस पार्टी को, इस मूवमेंट को शुरू किया था, उनकी जो विचारधारा थी, वो जिस तरह से दलितों को, शोषितों को, पिछड़ों को, जो अल्पसंख्यक के लोग थे, उनको सबको जोड़ करके एक राजनीतिक शक्ति प्रदान करना चाहते थे और उनका अपना प्रतिनिधित्व चाहते थे राजनीति में, वो विचारधारा थी माननीय काशीराम जी। मायावती जी उसी विचारधारा से निकली हुई एक नेता हैं, लेकिन धीरे धीरे कैसे उनकी विचारधारा जो है वो दाहिने बाएं होती रहती है, तो निश्चित रूप से उनकी अपनी कोई मजबूरियां रही होंगी। हम तो यही चाहेंगे कि जो माननीय काशीराम जी की विचारधारा है, जिस विचारधारा के ऊपर बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई थी, अगर वो उस विचारधारा से प्रभावित होती हैं, वो विचारधारा जो है वो उनको किसी भी तरह से उनको याद आता है, तो वो निश्चित रूप से इंडिया को ज्वाइन कर लेंगी। अगर उन्होंने वो विचारधारा छोड़ दी है तो हम सब लोग जानते हैं कि उसका फैसला क्या होगा। चलिए, अल्पवंशी जी भी जुड़े हुए हमारे साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से। अल्पवंशी जी, जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर जी, हालांकि बात पुरानी होगी, जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर जी अलग अलग मंचों से भारतीय जनता पार्टी को कोसा करते थे, बड़े उल्टे सीधे शब्द भी बोला करते थे, उसको रिपीट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ तो सियासी मजबूरी रही होगी आपकी भी कि आपने जिनको पानी पी पी करके कोसा, उनके साथ हाथ मिलाने के लिए आप भी मजबूर हुए, तो कुछ तो सियासी लाभ आपको भी होगा। तो सब लोग मायावती अगर ऐसा कर रही तो उनको लोग क्यों कह रहे हैं? वो तो काम आपने भी किया है। नहीं, मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि चुनावों के दौरान एक दूसरे की कमियां बताई जाती हैं, एक दूसरे पे बांट चलाए जाते हैं। ये कोई हमारी पार्टी या हमारे नेता ही नहीं करते हैं, ये सभी पार्टियों में होता है। अगर मैं इस पे आऊं तो चाहे सोनिया जी हों, राहुल जी हों, प्रधानमंत्री जी हों, चाहे वो गृह राज्य मंत्री हों, गृह मंत्री हों, कोई भी हो, सभी लोग चुनावों के दौरान ये कहते हैं। उसमें कोई, मुझे लगता है जब तक कि सीमाओं को लांघा ना जाए तब तक मैं बुरा नहीं मानता हूँ। दूसरी चीज की जहां तक दल बदलू रही बात, तो देखिए, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, इन लोगों ने सबसे ज्यादा समय देखा है 1951 से जनसंघ है, 1947 से भाजपा रही, वो कांग्रेस रही है। तो इन लोगों ने लगभग देश की सभी पार्टियों के साथ गठबंधन किया है, ऐसा मेरा मानना है। इक्का दुक्का कहीं कहीं छोड़ दिया है राज्यों में, लेकिन इन्होंने लगभग दोनों पार्टियों ने मिलकर सभी पार्टियों के साथ गठबंधन किया है। अब मैं आता हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उत्तर प्रदेश में अगर अभी आज की डेट में समाजवादी पार्टी है, तो समाजवादी पार्टी ने कभी कांग्रेस के खिलाफ 1989 में जब मुलायम सिंह जी थे तो कांग्रेस के खिलाफ ही ये लोग लड़ते थे। जब लोकदल बी था और लोकदल आ था, तो कांग्रेस के खिलाफ ही ये लोग लड़ते आए थे, और बाद में जाके इन्होंने कांग्रेस के साथ ही गठबंधन किया। भाजपा का सहयोग लेके 2 बार सरकार चलाई है माननीय मुलायम सिंह जी ने। उसके बाद इन्होंने बसपा का भी समर्थन लिया 1995 के गेस्ट हाउस कांड के बाद भी। उसके बाद इन्होंने हमारे दल, प्रसपा और उसके अलावा महान दल से भी गठबंधन किया, लोक दल से भी गठबंधन किया, और आज की डेट में अपना दल कमेरावादी भी इनके साथ ही है। तो हमें और प्रसपा को और महान दल को तो इन्होंने अलग कर दिया। बाकी इनके लिए जो 2 दल सही हैं, उसके अलावा बाकी सारे दल आज की डेट में इनके लिए खराब हो गए। तो ये जो चीजें होती हैं कि जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है, जब वो आगे नहीं बढ़ पाता है कहीं भी, तो दल अलग होते हैं, या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आगे बढ़ता रहता है तो दल एक साथ आते हैं। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का मतलब ये होता है कि जनता के लिए जो हमने वादे किए, मेरी पार्टी ने यानी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने वादे किए, वो पूरे होने चाहिए। अगर मेरे जनता से किए हुए 50 वादे हैं और उसमें से 25 वादे भाजपा पूर्ण करवाती है, तो हम उनके साथ आए हैं, क्योंकि यही वादे हम पूरा करना चाहते हैं। और ऐसा नहीं होता है कि विचारधारा जो है वो गलत होती है, सही होती है। सबका उद्देश्य केवल यही होता है कि राष्ट्र कैसे आगे बढ़े और जनता का जो उत्थान है वो कैसे हो, चाहे वो एक मानववाद के तरह से हो, चाहे गांधी जी के ग्राम स्वराज की तरह हो, चाहे वो अलग अलग लोगों ने जो चीजें बताई हैं उनके द्वारा हो। तो वो तरीके सबके अलग होते हैं, लेकिन आखिरी जो मंजिल होती है वो होती है कि आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सरकार द्वारा दी गई योजनाओं का लाभ पहुंचे, और उनका जो चाहे राजनीतिक हो, चाहे शैक्षणिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, स्तर
ऊपर जाए, यही उनका मतलब होता है। अब मैं यहाँ आता हूँ, जैसे अब तो मेरे सपा के भाई चले गए, उन्होंने कहा कि जिस प्रदेश में मजबूत होगा INDIA गठबंधन की जो भी पार्टी, वो वहां चुनाव लड़ेगी। अब मुझे बताइए कि उत्तराखंड में बागेश्वर में चुनाव हो रहा है, समाजवादी पार्टी का भी कैंडिडेट खड़ा हुआ है और कांग्रेस का भी खड़ा हुआ है। अब उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी कौन सी मजबूत है, मैं उनसे पूछना चाहता था। उन्होंने कहा कि बिजली का कोई, माननीय योगी जी की सरकार में कोई कारखाना ही नहीं लगा है। अरे भैया, कारखाना लगने से बिजली उत्पादन नहीं बढ़ता है, एक्सपेंशन से भी बिजली उत्पादन बढ़ता है। और पिछले 6 साल में 1000 मेगावाट बिजली बढ़ाई गई है उत्तर प्रदेश में, और ओबरा जो बिजली घर है वहां पे कार्य जारी है। जी जी जी। ठीक है रघुवंशी, ये तो खैर काम हर पार्टी अपने अपने गिनाती है, लेकिन जो इस वक्त का माहौल बना हुआ है, करमवीर आजाद जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, उनके पास भी एक बार चलते। करमवीर आजाद जी, बहुजन समाज के चिंतक हैं आप, मायावती का जो आज का स्टैंड है उससे क्या लगता है कि किसको ज्यादा जोर का झटका लगा होगा, एनडीए या इंडिया को? मानस भाई, पहले तो आज 30 अगस्त है और 30 अगस्त के दिन में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान सभा प्रारूप की जो समिति का गठन हुआ था, और उसका क्योंकि उसी का परिणाम आज हमारे भारतीय संविधान सन 1950 में से जो लागू है। और चूंकि आज मैं मुद्दा जिस बात पे आप कह रहे हैं, उस मुद्दे के पहले मैं अपनी कुछ बात कहना चाहूंगा कि आज भारतीय जनता पार्टी और RSS द्वारा जो सरकार चल रही है, प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष श्री विवेक देवराय जी ने जो स्टेटमेंट दिया था 15 अगस्त को, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान पचा नहीं पा रहे हैं, और संविधान न पचा पाने के कारण थोड़ी इनके अंदर बौखलाहट है कि किस तरीके से संविधान को बदला जाए। क्योंकि इसी क्रम में ये बार बार इस तरीके का स्टेटमेंट अभी तक आता रहा है, लेकिन अभी जो एक आधिकारिक तौर पे प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार समिति के चेयरमैन विवेक ओबराय जी द्वारा जो लेख लिखा गया द मिंट में, ये बहुत ही मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है समझ लीजिए, और एक तरह से हमारे भारतीय संविधान पे बहुत बड़ा कुठाराघात है। और यह देश हमारा भारतीय संविधान से चलेगा, और अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र चूंकि नहीं है, चले गए। आज मैं उनसे कुछ पूछना चाहता हूँ, और बार बार हर डिबेट में मैं पूछता हूँ, वो बार बार भ्रष्टाचार मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त। मैं केवल ये जानना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि एक सिंगल विभाग उत्तर प्रदेश में, कोई एक सिंगल विभाग बता दें जो नीति निदेशक तत्वों द्वारा जो चल रहा है, एक सिंगल विभाग बता दे जहां पे भ्रष्टाचार नहीं है, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी फॉलो हो गई है, नियम चल रहा है। और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि बार बार ये कहा जाता है बहन कुमारी मायावती जी के बारे में कि वो एनडीए या इंडिया किसके साथ गठबंधन करेंगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या माननीय अखिलेश यादव जी बहन कुमारी मायावती जी के पास गए, बात किए, या माननीय राहुल गांधी माननीय बहन कुमारी मायावती जी के पास गए, या फिर माननीय नीतीश जी गए, या जितना भी एनडीए के घटक दल है ये लोग गए, बात किए? हाँ, अब्दुल्ला जी ने जरूर चर्चा की है, लेकिन इस चर्चा से ये नहीं, देखिए वो भी एक राष्ट्रीय नेता है मानस भाई, वो एक राष्ट्रीय नेता है, और वो उनको एक आयरन लेडी का उपाधि दिया गया है कि जिस समय शासनकाल बहन कुमारी मायावती जी का था, तो जितने अधिकारी, जितने ब्यूरोक्रेट थे,
उनकी पत्नियां जब बहन जी का दौरा लगता था, आपको याद होगा मानस भाई, आप तो बहुत समय से पत्रकारिता करते हैं, और आपको याद होगा कि औरतें जो है मंदिरों में पूजा करती हैं कि उनका जो है औचक निरीक्षण के बाद उनके पति सही सलामत आ जाए। ऐसी आयरन लेडी के आप ये सोचिए, उनका अपना खुद का ईगो नहीं होगा, उनके पास कौन गया। आज मैं इस बात को कहूंगा कि अगर वाकई में भारतीय संविधान को बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आनी चाहिए, अन्यथा हमारे भारत देश का सुन लीजिए भारत देश का संविधान बदल जाएगा। जबकि 1973 में, मैं आपको बता दूं, 1973 में सुप्रीम कोर्ट के 13 जस्टिस की बेंच ने केशवानंद स्वामी के जजमेंट में स्पष्ट रूप से कहा था, केशवानंद भारती जी के जजमेंट में कहा था 1973 में कि संविधान की मूल भावना को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। जब यह बात कही गई, और एक चीज मैं पूछना चाहता हूं मानस भाई इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि संविधान के बारे में गलत टिप्पणी करने पर आईपीसी इंडियन पेनल कोड की धारा 124A के तहत मुकदमा होना चाहिए। ये जो है 124A के तहत मुकदमा होना चाहिए। ये जो है राजद्रोह है। लेकिन ठीक है, चलिए आप अपनी बात कंप्लीट करें तुलसी जी। मुझे चूंकि डिबेट खत्म करनी है, मैं हेमंत भाई के पास मुझे जाना है। मैं 10 सेकंड लूंगा मानस भाई। जी मानस भाई 10 सेकंड लेना चाहता हूं, मैं कंटिन्यू बोलूं? जी जी। जी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे हमारे भाई ने बताया कि संविधान को बदलना चाहती है। देखिए, संविधान की मूल भावना कोई भी नहीं बदलना चाहता है। अगर आपको याद होगा 1973 में केशवानंद भारती का जो वर्डिक्ट आया था, उसके बाद ही इस देश के अंदर जो इमरजेंसी लगी थी और वहां पे संविधान बदलने की कोशिश हुई, और संविधान की जो मूल भावना थी उसमें नए शब्द गढ़े गए, संविधान की प्रस्तावना में नए शब्द डाले गए थे। ठीक, दूसरी चीज आपने कही कि मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने से पहले 25 जनवरी 1950 को एक भाषण हो रहा था वहीं लोकसभा में, और वहां पे बाबा साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी कि संविधान जिसके हाथ में रहेगा उसके देखने वाले के ऊपर है कि संविधान ये अच्छा है या संविधान ये बुरा है। वो जैसे इसको लागू करना चाहे वो वैसे उसको लागू कर सकता है। और बाबा साहब ने बहुत स्पष्ट किया, जब ये संविधान कांग्रेस के हाथों में था तो पूरे भारत नहीं पूरी दुनिया ने वो इमरजेंसी का काला दौर देखा था, जब आम जनता को परेशानियां उठानी पड़ी, बड़े बड़े नेताओं को जेलों में ठूंसा गया और लोग पता नहीं कितने लोगों की नसबंदी की गई। एक चीज आपने बताई कि जो 124 है, भैया थोड़ा धैर्य रखिए, 124 भी जा रहा है और नया जो भारतीय दंड कानून आएगा उसमें 124 को रिमूव कर दिया जाएगा। ये भारत की जनता के लिए, भारत की जनता किसी के लिए राजद्रोह, भारत की जनता कुछ बोलेगी तो वो राजद्रोह की श्रेणी में नहीं आएगा, बोलने को स्वतंत्र है। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र को भाजपा शासित सरकार खराब करना चाहती है, नहीं तो आपकी 124 को हटा शैलेंद्र भाई सुनिए शैलेंद्र भाई, आपका कहने का मतलब है भारत देश पे हेमंत तिवारी जी, मायावती का जो स्टैंड है, आपको क्या लगता है किसको ज्यादा जोर का झटका लगेगा, एनडीए या इंडिया? और ये जो समाजवादी पार्टी की तरफ से एक बयान आया मोहसिन रजा के, उस बयान के बाद जिसको उन्होंने ऑफर फेंका मायावती की तरफ कि वो एनडीए में आ जाए, समाजवादी पार्टी कह रही इसलिए तो बहन जी आती नहीं है क्योंकि उनकी तो साठगांठ है। मैंने मानस जी पहले ही कहा, इस डिबेट के पहले भी कह चुका हूं, मुसलसल कह रहा हूं कि मायावती का अकेले लड़ना भारतीय जनता पार्टी के लिए संजीवनी है। इसकी मिसाल दे चुका हूं, नंबर 1। नंबर 2, अभी जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे, पढ़े लिख के शायद नहीं आए, मायावती ने अपने ट्वीट में बहुत स्पष्ट किया है कि चारों विधानसभा के चुनाव और
2024 का लोकसभा चुनाव वो अकेले लड़ेंगी। श्रीमान जी ने पढ़ा नहीं था, इसलिए बीच में टोकना चाहता था। तीसरी बात, मायावती ने, देखिए मायावती जो बयान देती है उस पे स्टिक करती है, ये उनका रिकॉर्ड रहा है। वो पलटने वाली महिला नहीं है, इसीलिए उनको आयरन लेडी कहते रहे हैं लोग। ठीक है, आज उनके पास सीटें कम है, पार्टी कमजोर हुई है, लेकिन मायावती बड़ी लीडर है, इसमें कोई शक नहीं, बयान बदलती नहीं। और आज ही उन्होंने कहा है, ये जो इंडिया बना है, इंडिया में वे लोग शामिल हैं जो पूंजीवादी ताकतों, धन्ना सेठों, जातिवादी ताकतों, सांप्रदायिक ताकतों को समर्थन करते वाली नीतियां जिनकी, और बसपा हमेशा इन्हीं बातों का, इन्हीं नीतियों का विरोध करती रही है। तो मुझे लगता है कि इंडिया के बारे में जो शब्द आज उन्होंने बोल दिए हैं, मायावती तो बहुत बड़ी पार्टी है, कोई छुटभैया पार्टी भी अगर होती तो स्टैंड शायद इतना खरा नहीं बोलती। मायावती ने खरा बोला और मायावती इस पे रहेगी, तो सुनिश्चित मानिए कि मायावती अकेले चुनाव लड़ेंगी। और फिर मायावती अकेले चुनाव लड़ेगी तो मानस आपने भी देखा है, हमारे जित दोनों मित्र हैं इन लोगों ने भी देखा है उस वक्त क्या परिस्थिति बनती है। कारण क्या है? इंडिया मतलब क्या? इंडिया मतलब अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश, और कोई नहीं। कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। ठीक है, कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ी पार्टी है, इतने सालों तक उसने शासन सत्ता का संचालन किया है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में 89 के बाद लगातार गिरी है, और इतनी गिरी है कि इस वक्त उसके विधानसभा में मात्र 2 विधायक और लोकसभा में अकेली सोनिया गांधी सांसद, राहुल गांधी तक चुनाव हार चुके हैं, वो भी गांधी पट्टी, गांधी परिवार के घर से। हाँ, कांग्रेस जरूर कुछ प्रयोग करने जा रही है। एक दिन मैंने आपको इशारा किया था, आज मैं खुल के बता रहा हूं। अभी आपने देखा सहारनपुर के एक बड़े मुस्लिम नेता, वो उन्होंने बसपा छोड़ दी, और कांग्रेस, आज मायावती ने अपने ट्वीट में इसको मेंशन किया है कि सहारनपुर से जिसको, जो हमारी पार्टी में थे, छोड़ के गए, अब वो कांग्रेस की बड़े नेताओं की का गुणगान कर रहे हैं। मतलब उनका आकर्षण कांग्रेस की ओर है। और इसका मतलब आप समझिए, मैंने एक बार आपसे जिक्र किया था कि कांग्रेस एक बड़ा गेम खेल रही है। कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे को एक दलित चेहरे के तौर पर, भले ठीक है, हो सकता है खड़गे इंडिया के चेहरा ना हो, लेकिन इंडिया के भीतर जो इंग्रेडिएंट कांग्रेस का है, उसमें एक दलित नेता के तौर पर कांग्रेस उनको पेश करने जा रही है। बड़े नेता हैं, बहुत लंबा समय उन्होंने सदनों में गुजारा है, राज्य विधानमंडल और राष्ट्रीय संसद में, उनको पेश करेंगे। और मुझे लगता है कि सहारनपुर से कांग्रेस उनको कैंडिडेट फील्ड कर सकती है। इक्वेशन देखिएगा, सहारनपुर में इस वक्त बसपा के एमपी हैं, और ये अभी मसूद साहब जो गए हैं, ये सहारनपुर में मैटर करते हैं, ऐसा नहीं है। चुनाव असेंबली का भले हार गए हो इधर, लेकिन मैटर करते हैं। इनके पूरे खानदान का एक बड़ा वहां अच्छी जमीन रही है, आज भी है। तो ऐसी सूरत में मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर के आएगी कौन? कांग्रेस। कांग्रेस की दिक्कत क्या है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जो पूंजी थी, 3 मेजर वोट बैंक, मुसलमान चला गया मुलायम सिंह के साथ, बाद में बसपा के साथ, ब्राह्मण चला गया, ब्राह्मण क्षत्रिय जो अपर कास्टा चला आया भाजपा के पास, और जो दलित था वो एकमुश्त चला गया बहुजन समाज पार्टी के साथ, कांशीराम के आंदोलन, कांशीराम के मिशन से प्रभावित होकर बड़ा बड़ी जील के साथ गया, झूम के गया। बार बार आपसे कहता हूं कि मैंने अपनी आंखों से देखा है उस दौर में, असेंबली या पार्लियामेंट के इलेक्शन में, कि जिन दलितों के पैरों में चप्पल नहीं है, तपती धूप में, एकदम चिलचिलाती धूप में, पसीना पसीना, बिना नाश्ता किए, बिना खाना खाए वोट की लाइन देने की लाइन लगे हैं हाथी को, वो जज्बा देखा, वो जज्बा रहा है, तो एकदम से टूट को उधर चला गया। अब कांग्रेस वापस कैसे आए? उत्तर प्रदेश की 80 सीटें, यहां वापस नहीं आओगे तो देश भर में आपको कटोरा लेके मांगना पड़ेगा सहयोग। कांग्रेस उसी स्थिति में आ गई है। ऐसी सूरत में कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे को एक दलित नेता के तौर पर पेश करेगी, और मेरा अपनी सूचना है कि उनको सहारनपुर से पार्लियामेंट का चुनाव भी लड़ाया जाएगा। एक सीट साउथ से कहीं लड़ सकते हैं, और दूसरा सीट उत्तर प्रदेश में यहाँ सहारनपुर से। मकसद यही है कि सीटें जीतें या न जीतें, दलितों के प्रति आकर्षण, उनका जो
टूट गया है उसको वापस किया जाए। दूसरी चीज, एक बात और महत्वपूर्ण बता दूं आपको कि अगर कांग्रेस बेहतर कहीं लड़ रही है तो आप देखिएगा ये मुसलमान वोट जो है, इस बार मुस्लिमों का एक बहुत बड़ा वर्ग अभी कांग्रेस की ओर देख रहा है, क्योंकि जिनको उन्होंने समर्थन दिया उनको बदलते देखा, कांग्रेस को उन्होंने खराब दशा में देखा लेकिन बदलते या पलटते नहीं देखा है। तो एक बड़ा वर्ग है जो देख रहा है। ये तो कांग्रेस की खुद की अपनी कमजोरी है, कोई गले तक बीमार है उत्तर प्रदेश में। तो कुछ नए प्रयोग कांग्रेस करने जा रही है जिसका असर पड़ेगा, और इन सब चीजों को देखते हुए, इन स्थितियों को देखते हुए मायावती का किसी के साथ जाना फिलहाल उचित नहीं है। और अगर नहीं किसी के साथ जाना है तो आप देखा होगा पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे चरण का 2022 का इलेक्शन आप देख लीजिए, कम से कम 2500 ऐसी सीटें थी जहां समर्थन किस तरीके का मिला, जहां वोट ट्रांसफर हुए दलितों के वोट भाजपा में ट्रांसफर हुए पिछले असेंबली इलेक्शन में। और आपने वो भी देखा कि अखिलेश के साथ जाने का कोई मतलब फायदा नहीं। ठीक है, फौरी फायदा मिल गया था, 0 से 10 सीट पे आ गई थी, लेकिन आगे कोई फायदा नहीं। और मायावती का प्रण एक को भी आपको याद रखना चाहिए, भाई अखिलेश यादव ही तो इंडिया है यूपी में, मायावती कैसे झुक सकती है? जिन मायावती ने 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के तुरंत थोड़े दिन बाद ऐलान किया था बहुत खुले शब्दों में, हमारा कुछ हो जाए लेकिन हम अखिलेश यादव को नहीं जीतने देंगे, यानी समाजवादी पार्टी को नहीं जीतने देंगे। मायावती जितनी महिला है उनका प्रण अभी तक चल रहा है, और शायद उसी प्रण का नतीजा आपने देखा होगा आजमगढ़ के बाई इलेक्शन में गुड्डू जमाली को कैंडिडेट बनाया, गुड्डू जमाली चुनाव हार गए अच्छा खासा वोट लेकर के, और अखिलेश यादव की छोड़ी हुई सीट पर अखिलेश यादव के कलेजे वाले भाई धर्मेंद्र यादव चुनाव हार गए। तो मायावती की तासीर ये है, तो यही उनकी रणनीति है, और इसी वजह से उन्होंने बड़ा क्रिस्टल क्लियर उनके शब्द हैं। आप पूरा उनका 4 प्रस्तर का उनका वो है ट्वीट है, उसको देखिए, बहुत सारी चीजें क्लियर है। इसलिए मुझे नहीं लगता है। मानस भाई मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, हेमंत भाई ने जो अपना वो जो है वक्तव्य दिया है बहुजन समाज, जी बहुजन समाज पार्टी के प्रति जो हेमंत भाई ने अपना वक्तव्य दिया है, ऐसा पहले भी कहा जाता था कि जब गेस्ट हाउस कांड हुआ है कि बसपा खत्म हो जाएगी लेकिन सपा से गठबंधन नहीं करेगी, लेकिन 2019 में किया। आज ऐसा नहीं, अगर बहन जी को समझ में आ गया कि बहुजनों का हित इंडिया के साथ जाने में है तो वो गुरेज नहीं करेंगी। ऐसा नहीं है कि वो समाज को छोड़ करके, लेकिन अब चूंकि हेमंत भाई का अपना पर्सनल जो अनुभव है और उनका अपना एनालिसिस है, लेकिन मानस भाई मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि बहन जी समाज का हित देखती हैं। अगर उनको लगा कि हमारे समाज का और देश का हित इंडिया के साथ जाने में है तो निसंदेह वो उससे जो है गठबंधन करेंगे। को मैं और ज्यादा नहीं खींच सकता, समय का अभाव, इसलिए क्षमा चाहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हेमंत भाई बहुत अच्छा विश्लेषण किया। वैसे आपने हमारे दर्शकों को निश्चित तौर पर कुछ नई जानकारियां भी इससे हासिल होंगी। तो आज हम बात कर रहे थे कि क्या समय से पहले अगर लोकसभा के आम चुनाव होते हैं तो उत्तर प्रदेश में किस सियासी दल की क्या स्थिति होगी, और मायावती के इस ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश में एनडीए बनाम इंडिया को किस तरीके का झटका लगा है, आज इसी विषय पर हम चर्चा कर रहे थे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी नए विषय के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।